A very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you know very well, in the last three videos of class 11th accountancy, we discussed some of the theoretical concept, the basic concept. What is an accounting? What is accounting? And what is a bookkeeping? What are the qualitative characteristics of accounting information? What are the users, internal and external users of accounting information? And we discuss the basic accounting terms like what is capital, drawing, transactions, events, assets, liabilities, capital, drawing, types of liability, types of the assets, as well as the difference between the trade discount and cash discount and the specific discount. बहुत सारे हम लोगों ने थ्योरेटिकल टॉपिक्स डिस्कस किए हैं और उन टॉपिक्स पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत इलस्ट्रेशन के हेल्प से, एग्जाम्पल के हेल्प से उन सारे टर्म्स को समझने की कोशिश की है. सो नाउ टुडे इज द लास्ट डे टू डिस्कस द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. दैट इज इन द टुडे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स इज गुड्स. द फर्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स इज गुड्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स? बेसिकली आपको पता है कि वो सारी थिंग्स, मतलब वो सारी चीज़ें जिनका हम बिजनेस करते हैं. जैसे सपोज आई एम द मार्कर डीलर, मैं मार्कर मैन्युफैक्चर करता हूँ, उसको बेचता हूँ. सो फॉर मी इट इज़ एन गुड्स. सपोज आई एम द इलेक्ट्रीशियन, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए जो फैन है, CFL है, ट्यूबलाइट्स हैं, ठीक है, AC है, वो सब उसके लिए क्या है? गुड्स हैं. जबकि जो उसको यूज़ करता है उसके लिए वो क्या है? एसेट्स है. जैसे ये मार्कर का मैं डील नहीं करता, मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो ये मार्कर मेरे लिए क्या है? द मार्कर फॉर मी इज इट इज एन एसेट्स. बट अगर मैं इसको डील करता, मैं इसको बेचता, कि आप इसको खरीदिए, मैं इसका डील करता यानी परचेज सेल करता, होल सेलर से खरीदता और रिटेलर के पॉइंट, मतलब एज अ रिटेलर इसको कस्टमर को बेचता, तो फॉर मी इट इज एन गुड्स. So what is the basic meaning of goods? Goods means it include all those things. It include all those things which are purchased for resale. जिसे हम खरीदते किस लिए हैं? बेचने के लिए खरीदते हैं. विच आर परचेस्ड फॉर रीसेल, ओके, और विच आर यूज्ड और विच आर प्रोड्यूस्ड फॉर सेल. यानी वो सारे थिंग्स, वो ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल, जिसे हम खरीदते हैं रीसेल के लिए या बनाते हैं सेल के लिए, खुद यूज करने के लिए नहीं, तो उसके दो मामले क्या होते हैं? गुड्स. जैसे फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर इज अ गुड्स, मार्कर डीलर के लिए मार्कर इज अ गुड, बुक डीलर के लिए बुक इज अ गुड्स. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कॉस्ट. बहुत ही फेमस टर्म है कॉस्ट. कॉस्ट मतलब लागत. कहते हैं ना कितना मेरा कॉस्ट लग गया. सो कॉस्ट का मतलब होता है सिंपल सा, अमाउंट expenditure incurred, amount expenditure amount of expenditure incurred on to a specified thing or activity. To specify things or activity. So this is called cost. What is the meaning of cost? Amount of expenditure, यानी किसी स्पेसिफाइड थिंग या एक्टिविटी को, स्पेसिफाइड थिंग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए और स्पेसिफाइड थिंग को परफॉर्म करने के लिए जो हम अमाउंट एक्सपेंडिचर करते हैं, मतलब जो खर्चा करते हैं, विच विल बी नोन एज कॉस्ट. ठीक है? नाउ द नेक्स्ट टर्म इज वाउचर. What is the meaning of voucher?
Voucher means it is a document which provide the authorization to pay. Document which provide authorization, ठीक है, to pay, authorization to pay, or on this basis transactions are recorded. ये कुछ ऐसे सेंटेंस में शॉर्ट सेंटेंस इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप इन सेंटेंस की हेल्प से आप क्या कर सकें, इसका एग्जैक्ट मीनिंग निकाल सकें। बेसिकली वाउचर का मतलब वो डॉक्यूमेंट होता है जो हमें अथराइजेशन करता है, मतलब हमें अथराइज करता है कि हम पे कर सकते हैं या कैश यूज कर सकते हैं। या बेसिकली मेरा कहने का मतलब है वाउचर का मतलब होता है जो किसी ट्रांजेक्शन्स को एथोराइज करे, जो ट्रांजेक्शन्स को एथोराइज करे, ये ट्रांजेक्शन्स हुआ है उसे हम वाउचर कहते हैं, उसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। और इसी वाउचर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, बेसिक जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ऑन दिस बेसिस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। बेसिकली जिसका प्रूफ होगा वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाएंगे इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट टर्म इज एन एंटिटी। नेक्स्ट टर्म है एंटिटी। आई फील दैट कि मैं बहुत छोटा लिख रहा हूँ, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटिटी? एंटिटी मीन्स economic unit which is formed, economic unit which is formed for earning income or providing services। यानी एंटिटी का मतलब वो इकोनॉमिक यूनिट से है जो किस लिए फॉर्म होती है, जो फॉर्म होती है इनकम कमाने के लिए, अर्निंग इनकम और प्रोवाइडिंग सर्विस, अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना, अर्निंग इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विस प्रोवाइड करके या गुड्स सोल्ड करके, बाय सेल ऑफ गुड्स, गुड्स सोल्ड करके या सर्विस प्रोवाइड करके क्या जनरेट करना, अर्न करना इनकम। जैसे आप जानते हैं, एग्जांपल इसका बहुत पता है आप लोगों को, रिलायंस एक एंटिटी इकोनॉमिक यूनिट है, रिलायंस है, टाटा है, ये सब क्या इकोनॉमिक यूनिट है जिनका काम क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना कस्टमर को या गुड्स सेल करना और उससे क्या कमाना, इनकम जनरेट करना। ये होता है आपका एंटिटी। द नेक्स्ट इज बैड डेब्ट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैड डेब्ट्स? बैड डेब्ट्स एक तरह का लॉस होता है, समझ जाइएगा। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है अमाउंट अनरिकवर्ड फ्रॉम द डेटर। एंड हु इज द डेटर? द पर्सन टू whom गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। वो पर्सन जिसे हम गुड्स सोल्ड करते हैं क्रेडिट पे, वो कौन होता है? डेटर होता है। और डेटर से जिनसे पैसा मिल गया अच्छी बात है, जिनसे पैसा नहीं मिला, जितना पैसा नहीं मिला उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैड डेब्ट्स? अमाउंट दैट हैज बिकम इररिकवरेबल, अमाउंट दैट हैज बिकम irrecoverable from debtor। यानी वो पैसा जो इररिकवरेबल है डेटर से, जो डेटर से हम रियलाइज नहीं कर सकते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। बैड नाम है, बैड मतलब वो पैसा जो डूब गया, इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर। अब बैड डेब्ट्स के टर्म से ही एक वर्ड आता है सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है और इंसॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्वेंट? सॉल्वेंट का मतलब होता है पर्सन
विच इज इन द पोजिशन टू पे इट्स डेप्ट, वो पर्सन जो अपने डेप्ट को पे करने के पोजीशन में है उसे सॉल्वेंट कहेंगे, और जो अपने पोजीशन में नहीं है उसे इंसॉल्वेंट कहेंगे। यानी सॉल्वेंट मतलब वो पर्सन हु इज इन पोजीशन टू पे इट्स डेप्ट, वो पर्सन जो इस पोजीशन में है कि वो अपना डेप्ट क्या कर सकता है, पे कर सकता है, उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। इनसॉल्वेंट किसे कहेंगे, वो पर्सन हु इज नॉट इन पोजीशन टू पे इट्स डेप्ट्स, जो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपना डेप्ट पे कर सके, उसे हम लोग इंसॉल्वेंट। यानी जैसे एक पर्सन है जो अपनी लायबिलिटी को पे कर सकता है, उसके पास इतनी एसेट्स है कि वो अपना क्या कर सकता है, लायबिलिटी पे ऑफ कर सकता है, तो उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। लेकिन एक पर्सन है जिसके पास इतनी एसेट्स नहीं है, यानी उसकी एसेट्स कम है एज कम्पेयर टू देयर लायबिलिटी, तो अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ नहीं कर सकता, तो उस सिचुएशन में वो क्या कहलाएगा, इंसॉल्वेंट कहलाएगा। यानी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो पर्सन जिसकी एसेट्स क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू देयर लायबिलिटी, तो उसे हम लोग इंसॉल्वेंट कहते हैं। ये कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, उन सारे अकाउंटिंग टर्म्स को अच्छे से कॉपी इसमें नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके एग्जामिनेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। और लास्ट आपका आता है इस चैप्टर में, वो है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक आपको भी सर लाइव स्टॉक क्या होता है, कभी कभी हम अपने बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कुछ एनिमल्स का यूज करते हैं, ठीक है। एनिमल्स जानते हैं आप लोग, जैसे हॉर्स एंड कार्ट्स, ठीक है, घोड़ा गाड़ी, तो घोड़ा की उसकी यूज़ हो, बिना वो घोड़े के उस गाड़ी को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये भी हमारे लिए क्या होते हैं, एक तरह की एसेट्स होती हैं, और इनको भी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। डोमेस्टिक एनिमल लाइक हॉर्स, domestic animals like horse are known as livestock. So this is a simple and short explanation of the different basic accounting terms: goods, cost, voucher, entity, bad debt, solvent and livestock, as well as the insolvent. कुछ टॉपिक्स, कुछ टर्म्स मैंने इसमें अभी एक्सप्लेन नहीं किए, क्योंकि कुछ टर्म्स जो हैं वो अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको वो टर्म्स ऑटोमेटिक क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो उन टर्म्स को हम लोग टाइम पे छोड़ देते हैं, कुछ चीज़ें टाइम पे ही आपको समझ में आती हैं, अपने आप ही वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। सो नाउ टुडे वी विल कंप्लीट चैप्टर नंबर 2, दैट इज इन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे चैप्टर नंबर 3 पे, जो कि है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बट दिस चैप्टर इज टोटली फुल ऑफ थ्योरेटिकल चैप्टर, पूरा थ्योरेटिकल है। इसमें लिखाने से बेटर है आपको समझाना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर सारे जितने भी प्रिंसिपल्स गिवन हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स गिवन हैं, उन सब की जो बेसिक समरी है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। सो प्लीज बी रेडी फॉर इट। The next chapter, chapter number 3, that is an accounting principle. So the next chapter is accounting principle, chapter number 3. So first of all, the starting of this chapter, that is an accounting principle, we have to develop a better understanding what is an accounting principle. ठीक है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते क्या है, ये क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक सेट ऑफ रूल है,
यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल है जो मैनमेड है, फ्लेक्सिबल है और जनरली एक्सेप्टेबल है। यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? एक ऐसे जनरल स्टेटमेंट है जिनको हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने, इंटरप्रेट करने और कम्युनिकेट करने की जगह के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम नोट डाउन करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मीन्स uniform set of rules which are made by men and generally accepted by accountant all over the world. So what is the meaning of accounting principle? Accounting principle एक स्टेटमेंट कह लो या एक सेट ऑफ रूल कह लो जो कि मैंने नहीं बनाया है, हम जैसे लोगों ने ही बनाया है। और इन सारे रूल्स को जो क्या होते हैं, यूनिफॉर्म लेवल पे यानी यूनिवर्सल लेवल पे सारे अकाउंटेंट क्या करते हैं? एडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए इन सब को हम लोग these rules are usually called GAAP। याद रखिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ GAAP? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसीलिए इन सारे प्रिंसिपल्स एंड रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। And as well as these principles have developed over a course of period from uses ये जो प्रिंसिपल हैं ये एक दिन में डेवलप नहीं होते हैं, ये बहुत ही लॉन्ग टाइम पीरियड आप कोई चीज यूज कर रहे हैं और आपको कोई कमी दिख रही है, तो दीज प्रिंसिपल हैव डेवलप्ड ओवर अ कोर्स ऑफ फ्रॉम यूजेस। आप डिफरेंट एरिया में यूज कर रहे हैं, यूजेस एज वेल एज यूजेस के साथ साथ रीजन, कॉमन एक्सपीरियंस, historical precedent, statement of individual, professional bodies, etc. यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये डेवलप होते हैं ओवर अ कोर्स ऑफ पीरियड ऑफ यूज। मतलब आप लगातार काम कर रहे हैं। आप कोई भी प्रिंसिपल कैसे डिसाइड करते हैं? जब आप बहुत लंबे टाइम पे कोई काम करते हैं और आपको कुछ अनुभव होता है, कोई एक्सपीरियंस मिलता है, तो आप उसके बेसिस पे क्या करते हैं? प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं, रीजंस के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। और जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं वो भी क्या करती हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल इशूड करती हैं। इसके साथ साथ आपको ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इज टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो तरीके के होते हैं। पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, जिसे हम एजम्पशंस कहते हैं, और दूसरा होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
इसको आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, सॉरी फॉर दैट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। So let's move to the how many types of accounting principle. There are two types of the accounting principle: accounting concepts और assumption या accounting convention. Basically अभी आपने देखा कि what is the meaning of accounting principle? एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल जो मैन मेड करता है, उसे जनरली एक्सेप्ट किया जाता है अकाउंटेंट के द्वारा ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन रूल्स को हम लोग गैप बोलते हैं। गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल एक दिन में डेवलप नहीं होते, कई टाइम के एक्सपीरियंस के बाद प्रोफेशनल बॉडीज उसको क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है, या गवर्नमेंट एजेंसीज एक्सपीरियंस करती है कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो आप प्रिंसिपल कब डिसाइड करते हैं? कोई भी सिद्धांत, कोई भी नियम तब डिसाइड होता है जब आप कई तरह के एक्सपेरिमेंट, कई तरह की एक्सपीरियंस से आप गुजरते हैं। तो उसी के बेसिस पे दो टाइप के अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिसाइड किए गए हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फर्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है assumption एंड सेकंड इज अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और assumption क्या होता है? इसका मतलब होता है accounting language convey the same meaning to all people to make it more meaningful. Most of the accounting have agreed on a number of concepts which are usually followed for the preparation of financial statement. यानी बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या assumption का मतलब होते हैं वो assumptions, वो कॉन्सेप्ट जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है, जिसे सब एक्सेप्ट करता है। और कन्वेंशन मतलब होते हैं परंपराएं, प्रथाएं, जिसे हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या assumptions का मतलब है एक्सेप्टेड बाय ऑल अकाउंटेंट, ऑल फर्म्स। मतलब इसे तो आपको अडॉप्ट करना ही करना है। ये कह सकते हो presume to have been followed in preparing the financial statement, यानी वो प्रिंसिपल which are presumed to have been followed, presume to follow the, presume to follow the, presume to have been followed, have been followed while preparing फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी जब आपने फर्म का स्टेटमेंट बनाया होगा तो इन कॉन्सेप्ट एंड एजम्पशन को तो आपने फॉलो किया ही होगा। ये प्रिज्यूम्ड है, ये पहले से हमने मान लिया है। इसीलिए एजम्पशन क्या होता है? कोई भी आप लॉ पढ़ते हैं, आपने 11th के एक डिमांड में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ डिमांड, तो उसमें भी एजम्पशन है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसमें भी एजम्पशन है। यानी वो लॉ तभी अप्लाई होगा जब आप वो एजम्पशन फॉलो करेंगे। सिमिलरली अकाउंटिंग एंट्रीज या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम ये मान लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त आपने उन सारे प्रिंसिपल को फॉलो किया होगा। तो उन सारे प्रिंसिपल्स को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या एजम्पशन। यानी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या एजम्पशन आर दोज कॉन्सेप्ट या एजम्पशन जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय फॉलो किए हैं। हमने प्रिज्यूम कर लिया कि आपने उसको फॉलो किया होगा। लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशन एक अलग ही चीज होती है। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है? अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब होता है कि वो सारी चीजें जो कि जनरल यूज और जनरल क्या है, एग्रीमेंट पे बेसिस होती है, ठीक। इसमें आप अपने से क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं। यानी आपको फ्रीडम होती है कि आप अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो करें या ना करें। इसीलिए अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? गाइडलाइन based upon custom
और जनरल एग्रीमेंट। यानी इसको फॉलो करना कंपल्सरी नहीं है। मैं पूरा समरी आपको बता दे रहा हूं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या एजम्पशंस का मतलब होता है वो सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिससे हम ये मान लेते हैं कि जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया होगा फर्म का या ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपने वो सारे रूल्स फॉलो किए होंगे, वो सारे प्रिंसिपल फॉलो किए होंगे, वही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एजम्पशंस होते हैं। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? जो गाइडलाइन है अब बेस्ड अपॉन जनरल एग्रीमेंट, जो मतलब बेसिकली वो जनरल एग्रीमेंट पे डिपेंड करते हैं। यानी ये हमारे ऊपर वॉलंटरी है, हमें इसे फॉलो करना परमानेंट नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है कि हमें ये फॉलो करना ही करना है। तो इसीलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा आपका अकाउंटिंग कन्वेंशन है, और बाकी जो बचेंगे वो हो जाएंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। सो अकाउंटिंग कन्वेंशंस कौन कौन से हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर, प्लीज नोट डाउन, देयर आर 4 अकाउंटिंग कन्वेंशन, मतलब 4 अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं। आपके ऊपर है कि आप इसमें से कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, कौन सा नहीं। पहला है आपका कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म या जिसे हम प्रूडेंस कहते हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। सेकेंड है आपका मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, थर्ड है आपका मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, एंड लास्ट है आपका फोर्थ विल बी अ कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। सो ये जो चारों आपने अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं आप लोग, ये 4 आपके अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं। कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट एंड कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कन्वेंशन अभी मैंने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या एजम्पशंस वो होते हैं जिन्हें हम ये मान लेते हैं कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त आपने इन्हें क्या किया होगा, फॉलो किया होगा। और अकाउंटिंग कन्वेंशन जो होते हैं वो गाइडलाइन होती है जो जनरल एग्रीमेंट पे डिपेंड करते हैं। और बेसिकली ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स यानी अकाउंटिंग कन्वेंशंस फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता है। मतलब ये बेसिकली हमारे फर्म टू फर्म डिफर हो सकता है। क्यों हो सकता है? जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इसमें कौन कौन से अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं, मतलब जिनको मानना कंपल्सरी नहीं है, ये बेसिकली हमारे एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे अकाउंटेंट पे डिपेंड करता है, सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि हम इनको क्या करें, फॉलो करें या ना करें। अब इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड एजम्पशंस हैं इसमें यूनिफॉर्मिटी है, मतलब मैक्सिमम फर्म्स क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशंस में क्या है, नो यूनिफॉर्मिटी है, मतलब कुछ फर्म फॉलो कर रही है, कुछ फर्म नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट्स फॉलो किया है, कुछ नहीं, कुछ फॉलो किया। मतलब एज अ होल अगर हम देखें तो आप कहें कि चारों के चारों कन्वेंशंस सब फॉलो कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो कौन कौन से अकाउंटिंग कन्वेंशन अपने दिमाग में रख लीजिए, कंजर्वेटिज्म और प्रोड्यूस कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट एंड कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इन चारों कन्वेंशंस को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड एजम्पशंस पे। ओके, सो आई होप कि आज हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया है, पहले हम लोगों ने डिस्कस किया फ्यू बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड देयर आफ्टर वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, द चैप्टर नंबर 3, दैट इज अकाउंटिंग principle, and you can see that there are 2 types of the accounting principle, accounting concepts or assumptions and accounting conventions. So आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर।